हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ पवित्र पुनिया और एजाज खान के बारे में। अब आप कहेंगे कि मैं इन दोनों के बारे में बात क्यों कर रही हूँ, तो मैं बता दूं कि मैं इन दोनों के बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अलायंस नाम का रियलिटी शो आ रहा है और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो है लॉकअप आ रहा है, लॉकअप सीजन 2। अलायंस आ रहा है अमेजोन प्राइम पर और लॉकअप आ रहा है नेटफ्लिक्स पर। तो ये जो रियलिटी शो है ये साइमल्टेनियसली चल रहा है और दोनों में जो हैं एक्स कपल्स को बुलाया गया, जहां पर नेटफ्लिक्स के लॉकअप में गोविंदा जी और उनकी सो कॉल्ड वाइफ सुनीता आहूजा कुछ क्षण के लिए नजर आए। तो उधर अलायंस में सोहेल खान अपनी एक्स वाइफ सीमा सचदेव के साथ नजर आए। सीमा नाम है ना उनका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक्स फाइल्स के चैप्टर्स रियलिटी शोज में बहुत ओपन होते हैं। मतलब कई बार तो मैंने बिग बॉस सीजन 6 में भी ढलनाज और राजीव पॉल को बुलाया गया, जिनको मैंने अपने चैनल पर डिस्कस किया था कि कैसे एक्स फाइल्स को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ जिस कपल की मैंने बात करी, एजाज और पवित्रा, ये एक्स फाइल्स नहीं थे, बल्कि ये इंडिविजुअली बिग बॉस के घर में आए और बिग बॉस ने किस तरीके से जबरदस्ती इनको कपल बनाया, क्योंकि बिग बॉस चाह रहे थे इस जोड़ी को कपल बनाना। क्योंकि ये जो सीजन था, बिग बॉस सीजन 14 था और 13 के बाद 14 को काफी बड़ा बनाना था। क्योंकि जब बिग बॉस सीजन 14 आया उस टाइम पर कोरोना काफी, आप कह सकते हो, गया नहीं था। कोरोना की पहली लहर की थोड़ी सी कम हुई थी, उसकी वजह से जो है ये बिग बॉस को लाया गया था और काफ़ी मास्क सैनिटाइज बिग बॉस के भी घर में दिखते थे। और इसी वजह से जो है, क्योंकि शो को शुरू करना था, क्योंकि आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री ठप हो गई थी, ये अक्टूबर की बात है, तो काफ़ी प्रेशर था चैनल्स पर वापस से शूटिंग स्टार्ट करना। क्योंकि जो कोविड था वो थोड़ा सा, उसका जो कहर है वो थोड़ा सा डाउन हुआ था, जिसके चलते जो लॉकडाउन था वो भी थोड़ा हटने लगा था और बिग बॉस सीजन 14 को लाया गया काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ। और 13 का जो, आप कह सकते हैं, 13 की जो एक्सपेक्टेशन थी वो 14 में लोगों को बहुत थी कि भाई 13 इतना बड़ा जबरदस्त हिट हुआ था वो सीजन। आसिम और सिद्धार्थ और शहनाज, ये तीन नाम तो याद आते हैं जब बिग बॉस सीजन 13 का जिक्र होता है। हालांकि नाम तो बहुत सारे लोगों के याद में आते हैं, पारस छाबड़ा वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम हैं। किसी एक का भी नाम ना लेना गलत होगा, चाहे वाइल्ड कार्ड कह लो, चाहे थोड़े टाइम के लिए ले लो। सभी का कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कंट्रीब्यूशन बिग बॉस 13 में रहा है उन कंटेस्टेंट का। तो अब बिग बॉस 14 को बहुत बड़ा बनाने के लिए चैनल के पास बहुत प्रेशर था, इसीलिए उन्होंने 3 चैलेंजर्स को अपॉइंट किया, गौहर, हिना और सिद्धार्थ। इन तीनों को बिग बॉस के घर में एक चैलेंजर के तौर पर लाया गया और कंटेस्टेंट्स को इनकी निगरानी में रखा गया। तो ये वो सीजन था और एजाज और पवित्रा इसी सीजन के कंटेस्टेंट थे। अब मैं ये बता दूं कि बिग बॉस तक पहुंचने के लिए दोनों ने अपने करियर में क्या क्या किया। तो मैं एजाज की बात करूंगी, तो एजाज एक वक्त पे बैकग्राउंड डांसर हुआ करते थे। बैकग्राउंड डांसर से उनको म्यूजिक वीडियोस में चांस मिला और वहीं पर एकता कपूर की नज़रें एजाज पर पड़ी और उसके बाद एजाज की किस्मत बदल गई और टेलीविज़न के हार्ट थ्रॉब जो थे उस वक्त के,
उनमें से एजाज का भी नाम था। खास तौर पे स्टार प्लस एक टाइम पर बहुत पॉपुलर चैनल हुआ करता था। अब तो खैर ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पर चैनल्स हुआ करते थे, सैटेलाइट चैनल। तो स्टार प्लस नंबर वन हुआ करता था, और उसको नंबर वन बनाने में एकता कपूर के शोज का बहुत बड़ा हाथ था, और एकता के ही शोज में एजाज को देखा जाता था। अब मैं बता दूं कि एजाज काव्यांजलि नाम के सीरियल में भी था एज अ मेन लीड। हालांकि मैं बता दूं कि एजाज से पहले वो रोल कोई और लड़का कर रहा था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई, और उसकी जो पर्सनालिटी थी वो भी पता नहीं, मैंने जब उसका प्रोमो देखा था उस लड़के का, तो मुझे कुछ जचा भी नहीं था, क्योंकि मे बी कुछ चेहरे होते हैं जो देखने में इतने पहली बार में बड़े अलग से लगते हैं, लेकिन जब आप उनका काम देखते हो तब आपको धीरे धीरे वो सही लगने लग जाते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात आपको बताऊं, तो हितेन तेजवानी को मैंने सबसे पहली बार घर एक मंदिर में देखा था, तो मुझे बड़ा थोड़ा सा अजीब सा हितेन तेजवानी लगा था। मतलब इतना ना आंखों को, मतलब कि अच्छा कोई डिफरेंट चेहरा है। हालांकि मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, बट कई बार होता है ना कि कुछ लोगों को देखकर और फिर उनके साथ व्यवहार करके आपको उनकी एग्जैक्टली समझ आती है। वो बात अलग है कि बाद में हितेन तो बहुत पॉपुलर एक्टर बन गए। तो यही सिचुएशन काव्यांजलि के उस एक्टर के साथ थी, और मे बी शायद टीम को भी ऐसा लगा, और वो एक्टर खुद भी बीमार हो गया, इसलिए थोड़ी सी शूटिंग करने के बाद प्रोमो वगैरह कट चुका था, शायद कुछ एपिसोड्स भी उसके ऑन एयर हो गए थे, लेकिन बाद में फिर एजाज खान को जो है उसकी जगह पर आना पड़ा था। और जब एजाज खान उस शो में आए अनीता हंसनदानी के साथ ऑपोजिट, तो शो एकदम और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। एंड ऑफ कोर्स उसका टाइटल ट्रैक तो मैं कहती ही हूँ, के की आवाज़ में वाकई रोंगटे खड़े हो जाते थे, और आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सन 2005 में काव्यांजलि शो आया था, और आज 2026 है। मेरी प्लेलिस्ट में ये शो का टाइटल ट्रैक है, और मैं आज भी सुनती हूँ। हालांकि मैंने काव्यांजलि शो कभी देखा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं जम रहा था, मैंने देखा ही नहीं, तो मैं देखती भी नहीं थी और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन यस, इसका टाइटल ट्रैक मुझे उस वक्त भी बहुत पसंद था, और आज भी बहुत पसंद है। तो खैर यहाँ से शुरुआत हुई, और उससे पहले कुछ फिल्मों में भी एजाज ने परफॉर्मेंस दी है। जैसे 99 में एक फिल्म आई थी तब्बू और अजय देवगन की, तक्षक। उसमें एक गाना था, झुम्बलिका झुम्बलिका झुमल झुमरले, कुछ ऐसे ही गाना था। अलीशा चनॉय जी की आवाज में था झुम्बलिका। तो उस गाने में एजाज फीमेल के साथ परफॉर्म कर रहे थे। और फिर 2003 में गाना आया था प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी, उसमें भी अमृता राव के साथ एजाज परफॉर्म कर रहे थे। और मैंने दिल तुझको दिया मूवी आई थी सोहेल खान की, उसमें जो सोहेल के फ्रेंड्स बनते हैं, उन फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एजाज खान थे। और चाची 420 मूवी आई थी, उसमें भी एक बैकग्राउंड डांसर में एजाज थे। तो एजाज का जो सफ़र है वो काफ़ी सालों से शुरू तो हो गया था, लेकिन हम तक बहुत देर तक पहुंचा था। और जब पहुंचा तो लोगों ने खुले हाथों से उन्हें स्वीकारा। तो फिर उसके बाद काव्यांजलि शो चला, फिर बंद भी हो गया, ऑब्वियसली बंद हो गया। फिर उससे उसके अलावा भी जो है एजाज ने एकता के साथ काफ़ी काम किया, लेकिन फिर धीरे धीरे जब एकता के शो बंद होने लगे, जब एकता कपूर का चार्म इंडस्ट्री में कम होने लगा, तो उनके आर्टिस्टों का भी चार्म कम होने लगा। वो बात अलग है कि एजाज ने जो है वो कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी काम किया है, सीरियल्स में भी काम किया है, लेकिन जो चार्म, जो पर्सनालिटी उनकी तब हुआ करती थी, जो डिमांड उनकी तब हुआ करती थी, वो
अब उतनी नहीं है, क्योंकि अब जो आज की जनरेशन है, जेन ज़ी जनरेशन है, वो इतना उन्हें पहचानती नहीं है। तो उनकी आँखों में अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए एजाज़ आए थे, और उनकी पर्सनल लाइफ़ में भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ रही, उनके रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। अनीता हंसनदानी के साथ भी उनका ज़्यादा लंबा चला नहीं। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। अब मैं बात करूँगी पवित्र पुनिया के बारे में। पवित्र पुनिया ने स्प्लिट्स विला सीज़न 3 से अपने करियर की शुरुआत की थी, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने धीरे-धीरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, सीरियल्स किए और रोल्स किए, और करते वो यहाँ तक पहुँची। पवित्रा की भी पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्बिंग है। कोई कहता है कि वो ऑलरेडी मैरिड थीं, लेकिन उन्होंने अपनी शादी छुपाई। उनका पारस छाबड़ा के साथ भी एक सो कॉल्ड अफेयर था। प्रतीक सहजपाल, वो भी बिग बॉस सीज़न अ, उस वाले सीज़न के कंटेस्टेंट थे जिसमें तेजस्वी प्रकाश विनर बनी थीं, तो उनके साथ भी वो थोड़े पीरियड के लिए थीं। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग पर्सनल लाइफ़ पवित्रा की भी रही, और मैं बता दूँ कि पवित्रा का असली नाम नेहा सिंह है। तो अपने करियर के लिए उन्होंने अपना नाम चेंज किया। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी वो एक शो में काम कर चुकी हैं, और काफ़ी बोल्ड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी रही है पवित्रा की। मैंने उनको स्प्लिट्स विला में देखा है, मैं एक वक़्त पे स्प्लिट्स विला देखा करती थी, तो मुझे पवित्रा अच्छी लगती थी, बहुत सही लगती थी मुझे उनकी पर्सनैलिटी। तो वहीं से जो है पवित्रा की करियर की शुरुआत हुई, और करते-करते वो बिग बॉस तक पहुँची। अब ये दोनों शख्स बिग बॉस में मिलते हैं, और जिस तरीके से मेकर्स इनकी जोड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था, और सबको पता था कि ये दोनों फोर्स्ड कपल हैं। लेकिन वही वाली बात है, क्योंकि बिग बॉस को एक डेस्परेटली एक जोड़ी बनानी थी, क्योंकि सिद्धनास के बाद और आसिम हिमांशी के बाद कोई ऐसा कपल बिग बॉस सीज़न 14 में भी चाहिए था जिसके हैशटैग बने। लेकिन वही वाली बात है ना कि कौवा चला हंस की चाल, वही वाली बात हो गई ना कि आप एक कौवे को हंस के कपड़े पहनाकर नहीं चला सकते। तो जो बिग बॉस 13 का जो स्टैंडर्ड था, 14 कुछ भी नहीं था। वही रुबीना और अभिनव का एक तलाकी ड्रामा आप कह सकते हो, जिसको आज अभिनव और रुबीना को सुन के बड़ा बुरा लगता है। आज वो अपनी एक पंचायत लगाकर बैठे हैं, एक-एक से चुन-चुन के बदला ले रहे हैं, जिन्होंने उनके डिवोर्स को क्रिटिसाइज़ किया, डिवोर्स स्ट्रैटेजी को क्रिटिसाइज़ किया, जो वो करते थे हरकतें बिग बॉस में, उसको क्रिटिसाइज़ जिन्होंने किया, वो उससे थोड़ा-सा बदला लेने के लिए उनको, मतलब उनसे अपनी नाराज़गी निकालने के लिए उन्होंने ये पीओवी अपना नया चैनल बनाया है। ठीक है, वो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन वो सीज़न भी बहुत ठंडा था, और जिसकी वजह से सीज़न इतना हैपनिंग नहीं रहा, और इसके लिए बहुत सारे पुराने कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया। मन्नू पंजाबी, अ, अर्शी खान, राहुल महाजन, राखी सावंत, इनको बुलाया, तो बिग बॉस की टीआरपी थोड़ी अप हुई। अदरवाइज़ ये बिग बॉस का सीज़न 14 बहुत डल जा रहा था। फिर एंड में पारस छाबड़ा को भी बुलाया। मतलब कुछ मज़ा तो तब भी ज़्यादा नहीं आया, बट एक राखी के आने से काफ़ी हलचल मची। जो राखी अभिनव के पीछे-पीछे घूमती थी, पहले तो अभिनव को बड़ा अच्छा लगता था, फिर बाद में वो इरिटेट होने लगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट ज़ोन में जाने लगी। तो ख़ैर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये सीज़न फ़ेल रहा, और मैं ये भी बता दूँ कि एजाज़ ने इस शो से वॉलंटरी एग्ज़िट लिया था, क्योंकि उनको किसी और शो की शूटिंग के लिए जाना था, क्योंकि शो को थोड़ा एक्सटेंड किया गया, क्योंकि चैलेंजर्स के आने के बाद थोड़ा-सा बिग बॉस में थोड़ी हलचल मची, जो कुछ वक़्त के लिए लोगों को अच्छी लगी, तो जिसकी वजह से एक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला।
जिससे थोड़ा-सा शो आगे बढ़ा। और क्योंकि इनके पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनका पूरा शेड्यूल ऑलरेडी सेट होता है कि हमें कितने वक़्त कहाँ पे जाके काम करना है। इनकी जो लाइफ़ होती है बेसिकली काफ़ी हैपनिंग तो होती है। इतने से इतने दिन हमें इस प्रोजेक्ट को देने हैं, इतने से इतने दिन हमें उस प्रोजेक्ट में अपना 100% देना है, तो उनके सब शेड्यूल सेट होते हैं। और दूसरा एक ईगो का भी होता है कि मैं हार के या इविक्ट होकर शो से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे जो है वॉलंटरी एग्ज़िट ले लूँगा काम का बहाना करके। वॉलंटरी एग्ज़िट भी काम की वजह से कि कमिटमेंट है, जिसकी वजह से कोई ये भी ना कहे कि भई डर के निकल लिए। तो एजाज़ को कहीं न कहीं सिद्धार्थ शुक्ला की तरह दिखाने की कोशिश करी, और लोगों ने बोला भी कि वो सिद्धार्थ शुक्ला थे। और सिद्धार्थ शुक्ला भी उसी सीज़न में एज़ अ चैलेंजर बन के बैठे हुए थे। लेकिन देखो, नहीं हो सकता। सिद्धार्थ एक ही था, आसिम एक ही था, शहनाज़ एक ही थी, रश्मि भी एक ही थी। वहाँ जितने कंटेस्टेंट थे वो उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो ये जो पवित्रा और एजाज़ का जो रिलेशनशिप था, उनको भी पता था कि अगर हम थोड़ा-सा गुच्ची-गू, पुच्ची-पू करेंगे, तो हमें थोड़ा काम मिलेगा, थोड़ा हम और आगे सर्वाइव कर पाएँगे और हमको लाइमलाइट मिलेगी। तो इसीलिए एजाज़, स्पेशली पवित्रा, थोड़ा इंटरेस्ट अपना दिखा रही थी, कभी छुपा रही थी। तो ये इस तरीके से पब्लिक को उलझाना भी कंटेस्टेंट को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि सब आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, काम करते हैं। पब्लिक को कैसे अपनी तरफ अटका के रखना है उनकी नज़रों को, ये आर्टिस्टों को बहुत अच्छे से पता है। और जो सारे बिग बॉस के सीज़न देख के आए हैं, तो उनको पता है कि ये करेंगे तो प्रोमो हमारा कटेगा। सबको नॉलेज होती है, और इनको बुला करके कन्फेशन रूम में ब्रीफिंग भी देते होंगे, जो शायद हमें पहले पता नहीं चलता था, लेकिन अब हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो गोलमाल घपला होता होगा, कि इनको कहीं न कहीं पता होता होगा कि हाँ, बाहर लोग क्या देखना चाह रहे हैं, क्या नहीं देखना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। अगर हम ये करेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा, हमें कितना यहाँ पर और स्टे मिल जाएगा। बहुत कुछ इनकी बैकडोर डील्स होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं जाती हैं, लेकिन अंदर से चल रही होती हैं। तो इसी बैकडोर डील के चलते फाइनली इनका सो कॉल्ड रिलेशनशिप डेवलप हो गया। अच्छा, इस सीज़न में एक और कंटेस्टेंट थीं, जो हरियाणा से थी, मुझे उनका नाम सोनाली, सोनाली करके थीं, एक पॉलिटिशियन थीं, वो भी आई थी, जिनकी रुबीना के साथ बहुत बड़ी गंदी लड़ाई हुई थी। उनकी भी डेथ हो गई थी। अच्छा, इसमें क्या वो आई थी? नहीं, नहीं, इसमें वो नहीं आई थी, पता नहीं ये। अच्छा, वो तो उस वाले सीज़न में आई थी ना, शमिता के वो देवोलीना और रश्मि। हाँ, उसमें उमर रियाज़ भी था, मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई। तो ख़ैर इसमें सोनाली जी भी आई थी, जो हरियाणा से थी। सोनाली फोगट, हाँ, शायद फोगट था, क्या था? माफ़ी चाहती हूँ, मैं थोड़ा-सा भूल रही हूँ। तो उनकी भी डेथ हो गई, उनके साथ भी कुछ ट्रेजेडी हुई। तो ये सीज़न भी, इसमें भी एक डेथ, आपको अगर मैं बताऊँ तो बिग बॉस में मतलब 13 के सिद्धार्थ शुक्ला, और बाद में ये 14 की जो सोनाली फोगट थी, इनकी भी डेथ हुई। यानी कि बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जिनकी बड़ी जल्दी मौत हो गई और बड़े आकस्मिक तरीके से मौत हुई। तो ये भी एक है। एंड ऑफ कोर्स शेफाली जरीवारा तो है ही, उनको कौन भूल सकता है, उनकी तो लास्ट ईयर हुई थी। तो ये एक सीज़न 14 की एक ट्रेजेडी थी जो हुई थी। बाकी तो ये सीज़न कुछ ख़ासा था नहीं। तो ख़ैर ये दोनों कपल बनते हैं, और कपल बनने के बाद ऑब्वियसली ये फोर्स्ड कपल थे, तो इनके हैशटैग भी सो कॉल्ड फोर्सली बनाए गए। फिर ये शो से बाहर आते हैं, थोड़ी पब्लिक अपीयरेंस करते हैं, और ऐसा करते-करते इनका भी डिवोर्स, सॉरी डिवोर्स क्या, ब्रेकअप हो जाता है। ये डिवोर्स कहाँ से आ गया? अरे शादी नहीं करते तो डिवोर्स क्या? तो ये इनका ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप का रीज़न भी इन्होंने बहुत ही बेवकूफ़ाना दिया। पवित्रा ने रिलिजन बोला कि रिलिजन डिफरेंट था, इसीलिए। मुझे लगता है कि
मतलब आप इतने सालों से पहली बार तो किसी को डेट कर नहीं रहे हो। इतने सालों से आप रह रहे हो, दुनिया को देख रहे हो, आपको भी सारी बातें समझ में आती हैं। तो फिर आप ऐसे ऑपोज़िट डिफरेंट रिलिजन के लड़के या लड़की के साथ जुड़ते क्यों हो? या तो मत जुड़ो, और अगर जुड़ गए तो फिर सोचो आगे क्या करना है। लेकिन मे बी ये खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होते। आप देखेंगे कि मतलब ये लोग ना मतलब अय्याशियाँ किसी के साथ भी करेंगे, लेकिन जब बात शादी की होती है, तब ये मीन मेक निकालना शुरू कर देते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ सबकी बात कर रही हूँ। मतलब कि जब शादी की बात आती है, तब बहुत सारी चीज़ें ये लोग ले आते हैं। लेकिन अय्याशी की जब बात आती है, तब ये कुछ अपने दिमाग में धर्म-कर्म कुछ नहीं रखते। तब तो भई इनका ये कहना होता है, अभी तो हमें करियर बनाना है, लिव इन में भी रह लेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे, अय्याशी कर लेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। जब शादी की बारी आएगी, तो ये हमारे धर्म में अलाउ नहीं है। लेकिन अय्याशी जब करनी थी, तब धर्म याद नहीं आया। तो ये दोनों मैं पार्टीज़ की बात कर रही हूँ कि भई या तो शुरू मत करो, या तो शुरू किया है तो उसको अंजाम पे लेके जाओ। जैसे कि एक व्लॉगर हैं शाय स्टाइल, उनके हस्बैंड मासा ट्यूबर, हस्बैंड हिंदू है, वाइफ मुस्लिम है। दोनों का अफेयर शुरू हुआ, दोनों जानते थे कि डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन कैसे भी करके फैमिली को मना लिया, और आज उनकी भी शादी को 5-6 साल हो चुके हैं, एक बच्ची भी है। और साथ में हैं। अब देखिए सुखी हैं, नहीं सुखी हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन एट लीस्ट उन्होंने अपने रिलेशनशिप को एक रिस्पेक्ट दिया। अय्याशी के लिए रिश्ता नहीं बनाया। भई एक कमिटमेंट के लिए रिश्ता बनाया और बनाया। अब बाद में उनका रिश्ता आगे जाके कैसा चलता है वो एक अलग बात है। बट एट लीस्ट ये नहीं हुआ कि नहीं भई अलाउ नहीं है, डिफरेंट रिलिजन है, और दोनों ने एक-दूसरे के रिलिजन को एक्सेप्ट किया, रिस्पेक्ट किया, बिना चेंज किए एक-दूसरे के साथ शादी की, कोर्ट मैरिज करी, एक-दूसरे को कोई भी धर्म परिवर्तित नहीं कराया, जो कि बहुत मुझे अच्छी बात लगती है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग जो इतने ब्रॉड माइंडेड होते हैं, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो इतने बड़े-बड़े ब्रॉड माइंडेड सब्जेक्ट पर मूवीज़, फ़िल्में, सीरियल्स बनते हैं, लेकिन इनमें काम करने वाले लोगों की सोच, आर्टिस्ट की सोच जब मैं इतनी संकोचित देखती हूँ, तब मुझे समझ नहीं आता। एक आर्टिस्ट ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, वो सिर्फ़ एक कलाकार होता है। लेकिन ये कलाकार लोग अपनी ऐसी कलाकारी करेंगे कि भई अपने मतलब के लिए धर्म को अपनी ढाल बना लेंगे, और अय्याशियों के जब इनको करनी होती है तो धर्म को सुट के दूर फेंक देंगे। ये मुझे कभी समझ में नहीं आता। मैं यहाँ पर उन तमाम लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो अपने रिलेशनशिप को अय्याशी की तरह अभी तक लेके चल रहे हैं, लेकिन उसको नाम नहीं दे रहे। और उसका एक सो कॉल्ड रीज़न दी जा रहे हैं कि नहीं, भले ही अभी वो खुल के ना बोल रहे हों, लेकिन ब्रेकअप करेंगे और फिर उसके बाद यही स्टूपिड सा एक रीज़न दे देंगे। तो फिर बनाओ ही नहीं ना, बनाओ ही नहीं, मत करो जब आपको पता है। लेकिन आप ये तब डिनाई नहीं करते क्योंकि आपको एक रियलिटी शो पर हो, तो आपको अगर आप डिनाई करोगे तो लोग आपको जज करेंगे, आपको कहीं हेट ना करने लग जाएँ, ट्रोल ना करने लग जाएँ, तब आप आई लव यू बोलने लगते हो। आई डोंट नो क्या रीज़न था, या फिर कभी ये कपल थे ही नहीं। मुझे तो लगता है ये कभी कपल थे ही नहीं, ये सिर्फ़ एक कॉन्ट्रैक्ट के चलते कि भई बाहर निकलने के बाद अगर हम एकदम से डिस्कनेक्टेड एक-दूसरे से कर लेंगे तो पब्लिक हमें जो है फिर वो हमें लताड़ने लग जाएगी, चप्पलें फेंकने लग जाएगी, तो बेटर है कि हम घूमेंगे-फिरेंगे, साथ में अगर हमें कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो कर लेंगे, इसी बहाने प्रोफ़ेशनल कपल बन के थोड़ा काम-वाम कर लेंगे। अब इनको कोई ज़्यादा काम तो साथ में मिला नहीं, तो इनको एक बोझ अपने सर पे उठा के क्या रखना था, इन्होंने फाइनली उस बोझ को अपने कमर से उठाकर पटक दिया। और पवित्रा ने अभी हाल-फिलहाल किसी से सगाई करी है। इससे पहले भी उनकी किसी से सगाई हुई थी बिज़नेसमैन से, फिर बाद में पता चला कि उन्हीं से शादी हुई है। हालाँकि पवित्रा कभी कुछ नहीं बोलती हैं, कभी कुछ इस पे बात नहीं करती हैं, अपने रिलेशनशिप्स पर भी ज़्यादा बात नहीं करती हैं, और एजाज़ पर भी वो
मतलब जाने दो, अब क्या मैं बोलूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रिलेशनशिप था एजाज़ और पवित्रा का, फेक ही था, फ़ोर्स्ड रिलेशनशिप था, जो मेकर्स ने बनाया था अपने शो को चलाने के लिए। लेकिन वही बात है कि फेक तो फेक ही रहेगा, आप फेक को नेक कब तक बताओगे? नहीं हो सकता। आप फेक को नेक बताकर हम ऑडियंस से केक खिलवाने की आप जो एक्सपेक्टेशन रखते हो, लेकिन आज की जो ऑडियंस है वो बहुत इंटेलिजेंट है। हम लोगों की ज़िंदगी में भी रिलेशनशिप्स हैं, हम भी डील कर रहे हैं, हमें भी पता है कि कौन-सा सच्चा प्यार है और कौन-सा सच्चा प्यार नहीं है। तो हम आप लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। भले ही हमारी शादी हुई ना हुई हो, लेकिन हमारे आस-पास जो ये चलता है ना, ये रिश्तों का जो ये जाला बुनते हुए हम लोगों को देखते हैं, तो हमको भी पता चल जाता है। तो हम भी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, और उड़ती चिड़िया की बीक में कितने दाने हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसीलिए हमें पता था, अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी पता था कि ये रिश्ता जो है वो फ़ोर्स्ड है, क्योंकि भई काम करना था, लॉकडाउन में कुछ काम ऑब्वियसली लोगों को करने को नहीं मिल रहा था, तो ये एक ब्लेसिंग थी बिग बॉस में जाना। और बैठे-बैठे आपको क्या करना है शो में? बकर-बकर, चकर-चकर करके इतने पैसे कमा लेने हैं, और अगर आप हफ्ता दर हफ्ता भी रहो, तो जो आपका अमाउंट है, आपको हर हफ्ते की पेमेंट मिलती है। तो अगर आप 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते रुक जाओ, तो अच्छा खासा पैसा बना लोगे। तो अगर आप ऊपर से जीत जाओ, तो वो मलाई जैसा वो पूरा होता है। तभी तो वो जो विनिंग अमाउंट होता है, उसमें कई पैसे टैक्सेस के चलते कट भी जाते हैं। तो ख़ैर, जो इनको मिलते हैं, इनकी तनख़्वाह के पैसे, उसका कुछ कटता है, नहीं कटता, वो मुझे इतना नहीं पता। कटता ही होगा। मतलब इनके अपने भी तो टैक्स वग़ैरह ये लोग पे करते होंगे, ये आर्टिस्ट। तो ख़ैर, ये टेक्निकल बातें मुझे इतनी नहीं पता है, तो मैं इस पे नहीं जाऊँगी। बट ख़ैर, ओवरऑल ये जो कपल थे, ये आज की तारीख में अपनी-अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और एजाज़ भी दिखते हैं कुछ इवेंट्स पर कभी-कभार। देखिए, मेरा इन दोनों से कोई हेट-वेट नहीं है, लेकिन ये कभी कपल नहीं थे, ये बात तो मुझे पता है, और आप लोगों को भी पता होगी। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को किसी चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं मानूँगी। हाँ, ये जो रिलेशनशिप के जो रीज़न दे रहे हैं, जब रिलेशनशिप ही सच्चा नहीं मुझे लगता, तो इनका रीज़न भी मुझे सच्चा नहीं लगता। लेकिन ये कभी-कभार जानबूझकर ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, जिनसे इनको तवज्जो मिले, अटेंशन मिले। इनकी पीआर टीम ही इनको बोलती होगी, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं। इनकी पीआर टीम ही इनको सिखाती है, पढ़ाती है। इनके खुद के वर्ड्स बहुत कम होते हैं, अगर इनके खुद के वर्ड्स होने लगे, तो फिर बात ही क्या है। तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव, मैनिपुलेटिव इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं। ये एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, 24/7 एक्टिंग कर रहे होते हैं, और मजबूरी में कर रहे होते हैं, क्योंकि भई कैमरा जहाँ पर होगा, वहाँ पर एक कलाकार अपनी कलाकारी ना दिखाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये इनकी जो लाइफ़ होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर मैं इन पर ना कोई गुस्सा कर सकती हूँ, और ना ही मैं इन पर कोई रहम दिखा सकती हूँ। मैं सिर्फ़ इन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ और कह सकती हूँ, गेट वेल सून। हालाँकि इनको पैसे की ज़रूरत होती है, इनको काम करना है, इनको अपनी हाई प्रोफ़ाइल लाइफ़ मेंटेन करनी है, तो फिर इनको जो भी करना पड़ता है, ये करते हैं। ये हमसे ज़्यादा मजबूर होते हैं। दिखते तो बहुत आज़ाद हैं, लेकिन अंदर से बहुत मजबूर होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए भी ये बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको पता है बोलेंगे तो फिर तो हमारी बोलती बंद ही हो जाएगी परमानेंट के लिए, क्योंकि जो लोग इनका अपोज़ करने की कोशिश करते हैं, उनमें से कुछ लोग गायब हो जाते हैं और कुछ इस दुनिया से ही चले जाते हैं। आप लोग सब जानते हैं, यू नो। अब इतने टाइम से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसके क्या फंडे होते हैं। तो ख़ैर, अब ये एक बात थी जो मुझे आप लोगों के साथ करनी थी। बाकी ऐसा कोई हेट नहीं है दोनों के लिए। तो एक फेक कपल की बात मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि फेक कपल्स क्या होते हैं। और बिग बॉस में कुछ कपल्स तो अपनी मर्ज़ी से
कपल बनते हैं फेक कि भाई हम साथ में रहेंगे, पैसा कमाएँगे, और कुछ फेक कपल्स को मेकर्स ही बनवाते हैं, उनको फ़ोर्स करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं। उनको पता होता है कि हमारा कोई साथ में फ्यूचर नहीं है। वो समझते हैं, वो जेन्युइनली कहते हैं कि भई बहुत सारे डिफरेंस हैं, कई जगहों पर रिलिजन डिफरेंट होता है, कई जगहों पर विचार आपके डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप कर दोगे, तो हम आपको अपने चैनल पर कोई दूसरा शो दे देंगे। बहुत सारे बैकडोर डील्स होती हैं, इनको टेम्प्टिंग जो है प्रोजेक्ट्स टेम्प्टिंग इनको डील्स दी जाती हैं, सॉरी, कि भई हम आपको ये दे देंगे, इसके बदले में ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेबी इनके पैसे बढ़ा दें, मतलब होता है ना, कुछ भी कुछ भी हो सकता है। देखो जितना मैं सोच सकती हूँ, मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ, क्या पता उससे भी ज़्यादा होता होगा या नहीं भी होता होगा। लेकिन देखो बातचीत तो होती होगी मेकर्स के साथ कि नहीं आप ऐसा कीजिए, आप कीजिए, आपको ज़्यादा रहने को मिलेगा, पब्लिक आपको देखना चाह रही है, इंटरेस्ट आप में रख रही है, वो चाह रही है आपको कपल बताना, क्योंकि ये लोग पोलिंग वगैरह करवाते हैं, तो फिर अपने ही बंदों को शायद बिठा लेते होंगे पोलिंग करने को कि हाँ, हमें ये कपल बनते हुए देखना है। या फिर कुछ होते हैं बेवकूफ़ लोग जो चाहते हैं कि हाँ भाई बिग बॉस देखने में तभी मज़ा आएगा जब कोई कपल जोड़ी बनेगी, तो ये भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो ख़ैर ये तो चलता ही रहेगा, मेरी ये चक्कर-मक्कर तो चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं, लेकिन रोकनी तो पड़ेगी क्योंकि भई आप लोगों के भी कान हैं, आपका भी कान पर रहम मैं करूँ और आप लोगों को भी और भी काम होंगे। आप लोग सब अपने काम वग़ैरह छोड़कर मेरा पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, या काम करते-करते मुझे सुन रहे होंगे। तो काम जो करते-करते मुझे सुन रहे होंगे उनके लिए तो अच्छी बात है, और जो बेचारे काम वग़ैरह छोड़कर सिर्फ़ मुझे सुन रहे हैं तो मुझे उनको और टॉर्चर नहीं करना है। भई आप लोग अपने काम कीजिए, मैं भी अपने काम पे लगती हूँ और इस पॉडकास्ट को बंद करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाज़िर है, और अगर मेरा ये वीडियो आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है, तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूँगी। Thank you so much. Have a blessed day.